हेलो मेरे दोस्त, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल कच्चे धागे पर। डेली हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, और हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे और उनका सॉल्यूशन भी साथ में करेंगे। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो बताइए आप लोग, इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के आदेशों के पूर्ण अवज्ञा, चौरी चौरा घटना का विरोध, ब्रिटिश सरकार के आदेशों का आंशिक अवज्ञा, यह सुनिश्चित करना कि नागरिकों के सभी अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा करना। जो ब्रिटिश सरकार थे उनके नियमों का उल्लंघन करना, नियम नहीं मानना, यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, चौरी चौरा घटना जो कांड है, ये चौरी चौरा घटना है। चौरी चौरा जो घटना है ये हुआ था कब? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि जो चौरा चौरी कांड है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य परिषद किसके लिए जिम्मेदार है? तो बताइए राज्य परिषद किसके लिए जिम्मेदार है? राज्यपाल, अध्यक्ष, सभा या इनमें से कोई नहीं? चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर होगा सभा होगा। राज्य परिषद सभा के लिए जिम्मेदार नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। रबी फसल कब बोया जाता है? तो बताना है आप लोगों का, रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में, जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में या सभी में? तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा रबी फसल? देखिए, इसका सही आंसर होगा अक्टूबर नवंबर में। इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है और काट दिया जाता है फरवरी मार्च में। रबी फसल में कौन कौन से आते हैं? जैसे गेहूं ठंडे के मौसम, गेहूं, चना, मटर और भी है सरसों। ये सब चीज क्या है? रबी फसल है। और एक होता है जायद फसल। एक होता है जायद फसल। जायद फसल ये मार्च अप्रैल में बोया जाता है। ये मार्च अप्रैल में बोया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक जायद फसल भी होता है जो मार्च अप्रैल में बोया जाता है। उसमें आता है जायद फसल में तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब आता है। और एक होता है खरीफ फसल। एक होता है क्या? खरीफ फसल। ये भी इम्पोर्टेंट है, खरीफ फसल। तो ध्यान रखिएगा, खरीफ फसल भी होता है। देखिए, ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से 3 फसल ही होते हैं: रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल। तो हम आपको बता दिए, रबी फसल बता दिए, जायद फसल भी बता दिए और खरीफ फसल बताते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन सा फसल आता है? खरीफ फसल में धान, बाजरा, मक्का। और कब बोया जाता है? तो जून जुलाई के महीने में ये खरीफ फसल बो दिया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था? 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था? तो आपको बताना है किसने हराया था। हुमायूं ने, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो बताइए, तो जो चंदेरी में राजपूतों को हराया था वो किसने हराया था? चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने 1528 में चंदेरी की युद्ध जो हुआ था ना, चंदेरी युद्ध, उसमें राणा सांगा को हराया था। किसको हराया था? राणा सांगा को बाबर ने हरा दिया था 1528 में। और देखिए 1528 में ये देखिए 1526, याद रखिएगा, 1526, 1527, 1528, 1529,
और 1530, ये याद रखिएगा। 1526, 27, 28, 29, 30। 1526 में बाबर ने एक लड़ाई लड़ा था, उसका नाम था पानीपत। दूसरे 1527 में खानवा का युद्ध। 1528 में हो गया आपका चंदेरी युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर का द इंड हो गया था। बाबर का द इंड हो गया था 1530 में, मतलब बाबर मर गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बताइए, कृष्णा नदी, चंबल नदी, कोसी नदी, सतलज नदी। तो बताइए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? और इस एक दिन हम बांध का भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बांध रहेगा, नदी रहेगा, राज रहेगा, कौन से बांध, कौन सा नदी और कौन सा राज में है, तो इसका वीडियो हम बनाएंगे। तो आज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा कृष्णा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का लंबाई आपको हम बताते हैं 1400 किलोमीटर है। कितना लंबाई है इसका? 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी का लंबाई। और ये कहाँ से निकलता है कृष्णा नदी? तो ये निकलता है महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से निकलता है और जाकर गिरता है बंगाल के खाड़ी में। देखिए कृष्णा नदी पर एक मुख्य शहर है, वो भी पूछता है, उसका नाम क्या है? विजयवाड़ा। उसका नाम है विजयवाड़ा। ये कृष्णा नदी पर है। तो ध्यान रखिएगा कि कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। और हैदराबाद, देखिए कृष्णा नदी से एक रिलेटेड आता है, उसका सहायक नदी है। कृष्णा नदी का एक सहायक नदी है, उसका नाम है मूसी नदी। उसका नाम क्या है? मूसी नदी। उसका नाम है मूसी नदी। इस नदी पर, मूसी नदी पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, मूसी नदी पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है और कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ये तो मैच आ गया। देखिए चलिए कोई बात नहीं। ए, बी तथा सी क्रिकेट खेलता है। ए, बी, सी क्रिकेट खेलता है। ए के रनों का बी के रनों से, ए के रनों का बी के रनों से तथा बी के रनों का सी के रनों से 3:2 का अनुपात है। तो सभी के रनों की संख्या 342 है, मतलब टोटल रन 342 है ए, बी, सी का। तो ए द्वारा कितने रन बनाए गए? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इस तरह के क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। यही तो 3 खिलाड़ी है ना, और इनका अनुपात दिया हुआ है। ए, बी का दिया है 3:2 और फिर बी और सी का भी दिया है 3:2। तो देखिए बी का यहाँ पर तो 2 है और नीचे 3 है। तो बी का दोनों जगह बराबर करने के लिए कोई भी 2 और 3 से कॉमन वैल्यू लेंगे, जो 2 और 3 से पूरा कट जाए। तो 2 और 3 से कटने वाला 6 हो जाएगा। तो 6 करने के लिए दोनों जगह बी का 6 हो जाएगा, तो फिर बी का वैल्यू सही हो जाएगा। तो दोनों जगह 6 करने के लिए कैसे किया जाता है? देखिए इसमें हम कर देंगे गुना, ऊपर वाले में 3 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नीचे वाले में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका भी 6 हो जाएगा। तो देखिए जब इसमें करेंगे तो सभी में हो जाएगा। ए और बी में और 3 से मल्टीप्लाई बी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ए में भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ए का 9 हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और सी का हो जाएगा आपका 4। सी का कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 9, 6, 15, 4, 19। कितना हो गया? 19 वैल्यू हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले इसको। चलिए देखिए कितना हो गया? 19 हो गया। तो 19 का वैल्यू हम लोग का पता है। 19 का वैल्यू कितना पता है? 342 पता है। कितना का पता करना है? 9 का वैल्यू पता करना है। तो कितना हो जाएगा? 342 बटा में 19 हो जाएगा और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 19 से कितना हो जाएगा? 18 में, तो 18 9 162 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 162। इसका सही आंसर हो जाएगा 162। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो बताइए आप लोग क्या था? फरीद, सलीम, खुर्रम, रहीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरीद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फरीद हो जाएगा। इसका सही आंसर फरीद हो जाएगा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। और देखिए शेरशाह सूरी के बारे में और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? सूरवंश का स्थापना किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म देखिए, शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। कब हुआ था? 1486 में। कहा? सासाराम में। कहा? सासाराम। और ये सासाराम कहाँ है? तो आप लोगों का पता होगा, ये बिहार में है। बिहार में। ये कहाँ है? बिहार में। तो 1486 में सासाराम बिहार में इनका जन्म हुआ था। और सलीम देखिए ये किसका नाम है? सलीम जहांगीर का नाम है। सलीम किसका नाम है? जहांगीर का बचपन का नाम। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? क्लोरीन तो आपको बताना है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 16, 15, 20, 17। तो बताइए। देखिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 17। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? 17 है। और देखिए ये 20 किसका है? 20 परमाणु संख्या ये 20 है कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का। ये कैल्शियम का है। 20 किसका है? कैल्शियम का। और 16 है सल्फर का। ये सल्फर का है। और 15 है किसका? फास्फोरस का। तो एक क्वेश्चन से आप लोगों को 4 क्वेश्चन हो गए। तो ये फास्फोरस का है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है, कैल्शियम का 20 है और क्लोरीन का आपको पता है 17 है। और देखिए क्लोरीन साधारण नमक बनाता है, ठीक है ना? क्लोरीन तो साधारण नमक में क्या होता है? क्लोरीन की मात्रा होता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने कोर्ट में इंडो ग्रीक शासक से राजदूत के रूप में हेलियोडोरस को रखा था? तो आपको बताना है कि कौन से शासक ने अपने कोर्ट में, मतलब अपने दरबार में, इंडो ग्रीक शासक से राजदूत के रूप में हेलियोडोरस को रखा था। इंडो ग्रीक शासक थे, उसका एक राजदूत था हेलियोडोरस उसका राजदूत था। तो बताना है कि हेलियोडोरस जो राजदूत था वो किसके दरबार में रहता था? भागभरादा, अग्निमित्र है। मिस्टेक हो गया है। मित्र है। उसके बाद पुष्यमित्र, शुंग और देवभूति। तो बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा भागभरद हो जाएगा इसका सही आंसर। ये शुंग वंश का शासक था, ठीक है? ये शुंग वंश का शासक था। और देखिए जो ये पुष्यमित्र शुंग है ना, पुष्यमित्र शुंग, ये तो संस्थापक थे। किसका? शुंग वंश का। ये शुंग वंश का संस्थापक थे। किसका संस्थापक थे? तो शुंग वंश के संस्थापक थे। और अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। इसका अंतिम शासक देवभूति था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो बताना है कि सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है। और कोयला का जो 4 प्रकार है वो दिया गया है। पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। ये कोयला का 4 प्रकार होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सर्वोत्तम कोयला है। चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा एंथ्रासाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट, जो सबसे अच्छे माना जाता है।
इसमें कार्बन का मात्रा होता है, देखिए इसमें कार्बन का मात्रा कितना होता है 94 से 98%, 94 से 98% कार्बन होता है, 94 से 98% कार्बन होता है। उसके बाद आता है बिटुमिनस, उसके बाद आता है बिटुमिनस, इसमें होता है 78 से 86%, 78 से 86%, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और सबसे घटिया पीट है, ये सबसे घटिया है पीट, इसमें 27% से भी कम रहता है कार्बन, 27% से भी कम, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती, ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है, ठोस में, द्रवों में, गैस में, निर्वात में, तो बताना है कि ध्वनि तरंग कहाँ नहीं चलती। चलिए बताइए। देखिए ध्वनि तरंग कहाँ नहीं चलती, निर्वात में नहीं चलता है। कहाँ नहीं चलता है, निर्वात में नहीं चलता है। ध्वनि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, ध्वनि तरंग 3 प्रकार के होते हैं। ध्वनि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, अपश्रव, अपश्रव होता है, उसके बाद श्रव्य होता है, और उसके बाद पराश्रव होता है, पराश्रव होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ये अपश्रव 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, 20 हर्ट्ज से भी कम होता है। श्रव्य 20 हर्ट्ज से कितना, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज रहता है श्रव्य। और पराश्रव 20 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से प्लस रहता है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक पराश्रव ध्वनि होता है। तो आज की वीडियो इतना तक, और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फिर, और सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिएगा भाई, और शेयर भी कर दीजिएगा सभी अपने दोस्तों के पास। फिर मिल देंगे अगले वीडियो में आपके साथ। चलिए।